किसी ने रिवीजन किया है? टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, हमारे पास आज पूरा समय है। इंडिया भी जीत गया तो हमारे पास पूरा समय है। हमने इससे पहले बैंकिंग टर्म्स के कुछ क्लासेस पढ़े हैं। आई होप सारे क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंचे हैं। कोई ऐसा क्लास है जिसका रिकॉर्डेड वीडियो आप तक नहीं पहुंचा? वेरी गुड। तो सारे जो जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो सब कम किसी ने रिवीजन किया है? टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, हमारे पास आज पूरा समय है। इंडिया भी जीत गया तो हमारे पास पूरा समय है। हमने इससे पहले बैंकिंग टर्म्स के कुछ क्लासेस पढ़े हैं। आई होप सारे क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंचे हैं। कोई ऐसा क्लास है जिसका रिकॉर्डेड वीडियो आप तक नहीं पहुंचा? वेरी गुड। तो सारे जो जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो सब कंपाइल करके आई थिंक टुमारो बाय 10 to 12 AM आपके ग्रुप पे आ जाएंगे। ऑल अभी तक जितने भी सेशन हमने अटेंड किए हैं सारे रिकॉर्डेड एक सीक्वेंस में आपके टॉपिक वाइज आपके ग्रुप पे आ जाएंगे। ओके, कोई ऐसे क्लास हुए जिसके नोट्स आपके नहीं आए? सब आ गए। नोट्स आ जाता है ना तो ऐसा लगता है कि सर मतलब दिल में ठंडक सी बढ़ गई है। अभी देखो मैं पूछूंगा, जब जैसे ही पूछूंगा सर इफ्तास का नाम सुना है? अंकुश, इफ्तास का नाम सुना है? आप ही ने बोला ना, कोई भी नहीं छूटा है। इफ्तास, हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज दिस? इफ्तास, IFTAS सुना है? कब सुना? 2020 में, जब हम अपने बर्थडे को मना रहे थे। अच्छा, कब सुना बताओ? अच्छा, और किसने सुना है इफ्तास का नाम? सब्सिडरीज ऑफ RBI है। ओके, वेरी गुड। सो देयर आर 10 सब्सिडरीज ऑफ RBI, एम आई राइट ना? ओके, 5 सब्सिडरी, मतलब क्लास में जनता जगी हुई है। एटलीस्ट दे आर अवेयर कि हाउ मेनी सब्सिडरीज विथ माइक ऑन करो। यस सर। ओके, वेरी गुड। जहां पे मैं बोलूंगा बोलिए, वहां पे माइक खोल के बिंदास मेरे से डिस्कस कीजिएगा। पहले सुन लीजिए मैं क्या बोलता हूं, किस तरीके से बोलता हूं, कौन सा वर्ड बोलता हूं, कौन सा एब्रिविएशंस बोलता हूं, कौन सा ईयर बोलता हूं, कौन सा एक्ट बोलता हूं, कौन सा फैक्ट बोलता हूं। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज KYC। और KYC सिर्फ हमने आपके इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, हमने इस KYC के साथ उसकी ईयर को हमने प्लस करके लिखा है, दैट इज KYC 2005। जैसे हमने NPCI पढ़ा था और उस क्लास में हमने आपको बताया था कि NPCI का नाम आज के बाद जब भी अपने जुबान से लेंगे तो आप 2008 के साथ लेंगे, राइट? तो सिमिलरली KYC 2005 में हमने इनेक्ट किया है। फिर से अगेन आई रिपीट, द KYC वाज इनेक्टेड। कौन इनेक्ट करेगा? तो इनेक्शन हमेशा और हमेशा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेगी। तो RBI ने इस KYC को 2005 में इनेक्ट किया है। However, the KYC Act was of 2002, 2002 की एक्ट है। और जैसे 1934 का एक्ट था ना, कौन सा एक्ट था? तो RBI की एक्ट थी 1934 के, और उस एक्ट के आलोक में हमने RBI का एस्टैब्लिशमेंट 1935 में किया। सिमिलरली KYC के इंप्लीमेंटेशन से पहले, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ KYC बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 2005, बट KYC जो एक्ट बनाया गया वो 2002 की एक्ट है। तो 2002 में 3-4 ऐसे एक्ट हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे वो KYC एक्ट की बात करें, चाहे वो सरफेसी एक्ट की बात करें, चाहे वो PMLA एक्ट की बात करें। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसे एक्ट हैं जिसकी शुरुआत 2002 में ही हुई थी। KYC का एक्ट 2002 में ही आया था। फिर से देखिए, इस 5 मिनट के ड्यूरेशन में मैं 3 बार 2002 और 2005 दोनों में अंतर बता के आपको लेके चल रहा हूं। जैसा क्वेश्चन वैसा काम। किसने इंप्लीमेंट किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया। क्यों इंप्लीमेंट किया इज इंपॉर्टेंट। तो देयर आर सम स्पेसिफिक रीजन व्हाई दिस KYC वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द फर्स्ट रीजन वाज टू स्टॉप टेररिस्ट फाइनेंसिंग, है ना? तो 2002 में टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग वाज द मेजर कंसर्न। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, फ्रॉड्स को रोकने के लिए हमने इस KYC की अवधारणा लाके रख दी। KYC में होता क्या है? तो द फुल फॉर्म ऑफ दिस KYC इज किस योर कस्टमर। ऐसा ही है ना? नो योर कस्टमर सर, नो योर। अच्छा, नो योर कस्टमर है। मुझे लगा कहीं भावनाओं में बह जाएंगे
और किस योर कस्टमर है, तो ऐसा नहीं है। द फुल फॉर्म इज वेरी कॉमन, और ऐसा फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन में दूर दूर तक नहीं पूछा जाएगा। इसका से खुश ना हो जाए कि सर आई एम अवेयर दैट द फुल फॉर्म ऑफ दिस particular abbreviation is know your customer. Yes, the full form is know your customer. इस केवाईसी एक्ट को हमने इसी केवाईसी और पीएमएलए हम एक साथ साथ बोलते हैं, केवाईसी स्लैश पीएमएलए एक्ट 2002, और इसी केवाईसी और पीएमएलए एक्ट में कस्टमर को डिफाइन किया गया है। आप कहते हैं ना कि कौन है हमारा कस्टमर, हु इज आवर कस्टमर, तो कस्टमर कौन है का डेफिनेशन इसी केवाईसी के अंदर है, राइट। कस्टमर ऐसा नहीं है कि whosoever is maintaining a कासा और एफडी और आरडी और सुकन्या और पीपीएफ अकाउंट इज योर कस्टमर, नो, है ना। उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो या ना हो, है ना, कोई कंसर्न हो, है ना, किसी कारण से आपसे जुड़ा हुआ हो, he will be the customer for you and for your bank also। तो केवल आपके कस्टमर की डेफिनेशन की कहानी इस केवाईसी एक्ट में लिखी हुई है। क्यों एक्ट किया वो मैंने आपको बता दिया, क्यों एक्ट किया गया है। केवाईसी के कुछ कंपोनेंट हैं, और ये कंपोनेंट जिस हायरार्की में बता रहा हूं उसी हायरार्की में आपको याद करना है कि व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ दिस केवाईसी। पहला कंपोनेंट है कस्टमर एक्सेप्टेंस। फिर से बोल रहा हूं, जिस हायरार्की में बोल रहा हूं उसी हायरार्की में आपको याद रखना है। पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस। द सेकेंड कैटेगरी इज रिस्क कैटेगराइजेशन। ये याद रहेगा, कस्टमर एक्सेप्टेंस पहला है, रिस्क कैटेगराइजेशन दूसरा है। थर्ड इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी, जिसे हम CIP कहते हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी। और फोर्थ है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई आप में से रिपीट कर सकते हैं एक बार? सर, कस्टमर एक्सेप्टेंस, रिस्क कैटेगराइजेशन, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी and monitoring of what? Monitoring of customer or the transactions of the customers. Yes. तो फिर से बोल रहा हूं, there are only four component of this KYC. First is customer acceptance. कस्टमर, हम कोई आएगा और बोलेगा मेरा अकाउंट खोल दो, तो हम खोल देंगे क्या? नहीं खोलेंगे, अनलेस अनटिल वो हमारी जो क्राइटेरिया है कि भाई OBD दो, फोटोग्राफ दो, जब तक नहीं देगा हम नहीं ओपन करेंगे। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पहला है। उसके बाद कस्टमर को देख के, चाहे वो पॉलिटिकल एक्सपोज है, वो HNI है, वो ट्रस्ट का है, या फिर वो इंडिविजुअल पब्लिक है, तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उसका रिस्क कैटेगराइज करते हैं, है ना। फर्दर हम आएंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क कैटेगरी अंडर दिस केवाईसी ऑफ मीडियम रिस्क, लो रिस्क और हाई रिस्क, उसकी बात हम करेंगे। बट सेकंड कंपोनेंट इज रिस्क कैटेगराइजेशन। थर्ड इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। जैसे हम उसको पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे? OBD के बिहाफ पे उसको पहचानेंगे, तो दिस इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। और पूरा करके जब हमने अकाउंट ओपन कर दिया तो हमें उस अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी मॉनिटर करना है। कस्टमर ने बोला कि हम पर्सनल पब्लिक हैं और उसके अकाउंट में डेली UPI के 200 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिस्टम है उसको होल्ड लगा देगी। कभी ऐसा होता है आपके किसी अकाउंट पे न्यू अकाउंट्स हैं और उस पे ना सिर्फ आपकी बैंक, एक्सटर्नल एजेंसी भी होल्ड लगाती है, कभी ऐसा हुआ आपके बैंक में? होता है सर। तो क्या करते हैं उसका? व्हाट यू डू? जो आप करते हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या करते हैं फिर? अरे कुछ तो करते होगा ना। होल्ड लग गया तो छोड़ दिए कस्टमर को, क्या बोले कि हमने होल्ड लगा दिया, अब देखते बैठो। हाँ, एक मिनट, क्या करते हो सर? फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं, कस्टमर के एड्रेस पे जाके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। ये जो आप कस्टमर के एड्रेस पे जाके उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? फील्ड वेरिफिकेशन। कौन सा वेरिफिकेशन? EDD सर। EDD। फील्ड वेरिफिकेशन। नहीं, किसी ने सही बोला है, दिस इज नॉट ए फील्ड वेरिफिकेशन। ये तो ठीक है, फील्ड पे हम गए, दिस इज ओके, समझ गया, आप सभी जागरूक हैं, समझ गया, सब COB बन जाओगे। अभी सुनो, हमने क्या किया, हमने कस्टमर के अकाउंट का मॉनिटर किया। हमने जब तक अकाउंट उसका खोल दिया, सामने में वो आया, OBD लेके आया, हमने उसका अकाउंट खोल दिया, दैट यहां तक हम बोलते हैं CDD, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। कि उसने लिखा कि मेरे आधार कार्ड पे नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, तो हम क्या करेंगे, उसकी OBD को देखेंगे, इफ ओके देन ओके, फोटोग्राफ वही है नहीं, हम वेरीफाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस।
लेकिन जब हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ के हम काम करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं, उसके सिविल को हम चेक करते हैं, तमाम तरीके के काम करते हैं एज पर द सेगमेंट ऑफ द अकाउंट, दिस इज कॉल्ड ईडीडी, दैट इज इनहांस ड्यू डिलिजेंस। ये सीडीडी और ईडीडी याद रहेगा। ईडीडी इज द अपर वेरिएंट ऑफ योर सीडीडी। तो सीडीडी मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस है कि हमारे बैंक की जो एसओपी है उसके आधार पे जो हम काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सीडीडी, है ना। ईडीडी इज समथिंग जहां पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आप जेन्युइननेस पता करते हैं, वेदर द गिवन कस्टमर एड्रेस और आईडी और व्हाटएवर, है ना, जो भी उसका अगर प्रोप्राइटरशिप है या दुकान है, कुछ भी है, तो आप वहां तक जाके उसका वेरिफिकेशन करते हैं। किसी और, चाहे वो सिविल हो, क्रिसिल हो, इकरा हो, सेमरा हो, उससे आप उसका रिपोर्ट डाउनलोड करता है। दिस इज कॉल्ड ईडीडी, इनहांस ड्यू डिलिजेंस। तो हमने अभी तक 4 कंपोनेंट के आधार पे उसके अकाउंट को ओपन कर दिया और ये बोला कि ये सीडीडी है, ये ईडीडी है, और जिसके आधार पे हम अकाउंट को ओपन करेंगे दैट इज कॉल्ड ओबीडी। अगेन आई रिपीट, द फुल फॉर्म ऑफ दिस ओबीडी इज ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। भारत में आरबीआई ने इस ओबीडी का सिर्फ 6, देयर आर ओनली 6 ओबीडी, है ना, सिर्फ 6 ही डॉक्यूमेंट आपके ओबीडी के अंदर आते हैं। पैन कार्ड इज नॉट वैलिड ओबीडी। पहले ही मैंने एक्सेप्शन बता दिया कि पैन ओबीडी नहीं है। द ओबीडीज आर, पहला, इसमें कोई पहला या छठा नहीं है, किसी भी हायरार्की में याद करें, आपसे पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट ओबीडी इन बैंक और एज पर आरबीआई नॉर्म्स, तो आपको याद रखना है कि दैट इज पासपोर्ट, जहां पे कस्टमर की फोटो और कस्टमर का एड्रेस साथ साथ होगा, है ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड ओबीडी। हाउएवर, जो आपकी पैन कार्ड है, पैन में तो कस्टमर का फोटो रहता है बट आपके एड्रेस नहीं रहती है। इस कारण से हमने उसको एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट के रूप में रखा, नॉट कंपलसरी, हमने उसको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के रूप में रखा है। 6 डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओबीडीज आर पासपोर्ट, आधार कार्ड, इपिक कार्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्शन कार्ड, उस ड्राइविंग लाइसेंस। ये 4 तो आसान से हैं, है ना, कि ये 4 डेली बेसिस पे हम देखते हैं, कस्टमर आया गया, ये दिया, काम खत्म है। द 5th इज मनरेगा कार्ड, MNREGA, है ना, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट। क्या ये मनरेगा आज भी मनरेगा ही है या इसके नाम को चेंज किया गया है? जी चेंज किया गया सर, जी राम जी होंगे सर। हाँ, वेरी गुड। ऐसा आंसर आएगा ना क्लास से तो दिल खुश हो जाता है। ठीक है, तो जी राम जी हो गया या क्या राम जी हुआ, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी आप, उसकी बात हम करंट अफेयर्स क्लास में करेंगे। अभी आप सुने मनरेगा, क्योंकि मनरेगा लगभग लोगों ने सुना है कि 2005 की एक्ट थी, इसमें मिनिमम गारंटी हमें जो बीपीएल के लोग हैं आपके गांव में उन्हें प्रोवाइड करनी है। तो वहां पे जो जिला पंचायत या ग्राम पंचायत जो कार्ड इशू करता है दैट इज कॉल्ड मनरेगा कार्ड, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी कार्ड। उसका नाम चेंज हुआ है, बट फर्दर क्या चेंज हुआ है उसकी बात हम बात में करेंगे। 5th इज द लेटर इशूड बाय पॉपुलेशन रजिस्टर। 6th ही नहीं पता रहता, याद नहीं रहता है, तो आप जाने पॉपुलेशन रजिस्टर में जो नाम है, जो फोटो आईडी और एड्रेस है, दैट इज ए वैलिड ओबीडी, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। इस ओबीडी के आगे जब हम चलेंगे और इस केवाईसी के कंपोनेंट के बाद हमने बताया था द सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस केवाईसी इज कॉल्ड रिस्क कैटेगराइजेशन। तो केवाईसी के अंदर आरबीआई ने कस्टमर के प्रोफाइल के आधार पे रिस्क को कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज कॉल्ड लो रिस्क कस्टमर, सेकंड इज कॉल्ड मीडियम रिस्क कस्टमर एंड थर्ड इज कॉल्ड हायर रिस्क कस्टमर। तो फिर से बोलता हूं, लो, मीडियम एंड हाई। आपसे पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट रिस्क कैटेगराइजेशन एज पर आरबीआई नॉर्म्स। लो, मिडिल, हाई एक और देगा, तो मिडिल कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मिडिल आपको लग रहा है कि लो और हाई के बीच में मिडिल है और मिडिल ही ऑप्शन में रहता है और टिक मार्क कर देते हैं आंख बंद करके, अरे भाई मिडिल नहीं है, इट्स मीडियम। तो मीडियम है, लो है और हाई है। तो हम नीचे से याद करेंगे कि लो रिस्क कस्टमर है, हम और आप क्या है, तो पर्सनल, पब्लिक, अदर्स हैं, तो हम और आप लो रिस्क में आएंगे। कोई सैलराइड अकाउंट है, गवर्नमेंट का अकाउंट है ना, गवर्नमेंट के जो पीएसयू एंटिटी है उसमें वो काम करता है, कोई इंडिविजुअल उसने सैलरी अकाउंट खोला है, वो भी लो रिस्क में आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई अकाउंट है, वो भी रिस्क कैटेगराइजेशन उसकी लो रिस्क होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉस नहीं है या फिर बहुत मिनिमम लॉस हो सकता है, उसे हम लो रिस्क में कंसीडर करते हैं। बीपीएल का कोई अकाउंट है,
आपका जो जनधन अकाउंट है वो सब क्या है, तो लो रिस्क अकाउंट है। सेकेंड इज मीडियम रिस्क अकाउंट। पर्दा नसीम विमेन, वैसी मुस्लिम लेडी जो बुर्का पहन के आती है और उसका अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं, दैट इज ए मीडियम रिस्क अकाउंट। ओके, तो हमने बोला कि पर्दा नसीम विमेन, वैसी महिला जो बुर्का वाली है, उसके जो अकाउंट हम ओपन करेंगे वो हम मीडियम रिस्क में ओपन करेंगे। ऑल इनऑपरेटिव अकाउंट, आपने अकाउंट ओपन कर दिया, द आफ्टर बिकम इनऑपरेटिव बिकम मीडियम रिस्क अकाउंट। ठीक है, कोई प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है वो भी क्या होगा, तो मीडियम रिस्क अकाउंट होगा। देयर आर सम सेगमेंट जिसके अकाउंट हम मीडियम रिस्क में ओपन करते हैं। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे आप खुद से हाई या लो या मीडियम नहीं लिखते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपनिंग करने आप जाएंगे, जिस डेटाबेस में आप ओपन करेंगे, चाहे वो फिनेकल हो, चाहे वो जो भी डेटाबेस आपकी होगी, जैसे ही उसका आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को सिस्टम लो, मीडियम और हाई में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड हाई रिस्क अकाउंट। हाई रिस्क अकाउंट वो होता है जिसको आपने आज तक देखा नहीं। अभी कोई कस्टमर था जिसने वीडियो केवाईसी के थ्रू आपके अकाउंट को ओपन कर लिया। कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, एनआरआई है, जो आपके इंडिया में आता ही नहीं है, या आता है तो एक सर्टेन पीरियड के लिए आता है, राइट, है ना, या फिर आपके ट्रस्ट के अकाउंट हैं, या फिर आपके क्या है स्लीपिंग पार्टनर्स के अकाउंट हैं। तो इस तरीके के अकाउंट आपके हाई रिस्क में आते हैं। आपसे एक एग्जांपल दिया जाएगा कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पीईपी अकाउंट्स फॉल्स अंडर व्हिच कैटेगरी, लो, मीडियम एंड हाई। यू हैव टू टिक मार्क ऑन हाई ओनली। तो जहां पे हमारा रिस्क ज्यादा है वो से हम हाई मार्क करेंगे, जहां पे हमारा रिस्क थोड़ा सा कम है वो हमारा मीडियम रिस्क अकाउंट होगा, जहां पर रिस्क नहीं है या बहुत कम है वो हमारा लो रिस्क अकाउंट होगा। ये अकाउंट का कैटेगराइजेशन हम उसके केवाईसी के अपडेशन के आधार पे करते हैं। ईच लो रिस्क अकाउंट होल्डर हैज टू अपडेट हिज और हर केवाईसी आफ्टर 10 years ओनली। तो 10 साल में एक बार लो रिस्क के कस्टमर को अपने अकाउंट को बैंक में जाके क्या करना है, तो रिवाइज करना है, जिसकी बड़ी मुहिम आरबीआई ने री केवाईसी के रूप में चला रखी है। आप सभी के पास री केवाईसी का टेंशन होगा, बर्डन है आप लोगों के पास, या नहीं है? Yes, sir. है। द रीजन इज ओनली कि आरबीआई की एक नई लास्ट ईयर से उन्होंने री केवाईसी चलाया है कि सबको री केवाईसी करवाओ, जाना। रिस्क कैटेगराइजेशन के आधार पे बहुत सारे ऐसे हैं जो लो रिस्क में है, फिर भी उनको मैसेज जा रहा है आपके सिस्टम से कि प्लीज अपडेट योर सो एंड सो इन बैंक, विजिट सो एंड सो ब्रांच, सो एंड सो व्हाटएवर। तो दैट इज कॉल्ड री केवाईसी। जो अभी हमारी मुहिम चल रही है, आपसे पूछा भी जाता है कि री केवाईसी क्या है, तो छोड़ते हैं, री केवाईसी छोड़ दें। लो रिस्क अकाउंट के होल्डर को अपने केवाईसी को हर 10 साल में एक बार अपडेट करवाना है। मीडियम रिस्क अकाउंट के कस्टमर को कितने साल के बाद करवाना है? आफ्टर ईच 8 years। एंड हाई रिस्क में हमें बहुत अलर्ट रहना है, दैट इज ईच आफ्टर 2 years। तो उल्टा याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि हाई वाले को हाई के साथ जोड़ दीजिएगा और बोलिएगा कि ये हाई रिस्क कस्टमर है तो 10 साल के बाद होगा, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, है ना। जब दिमाग हम कम लगाते हैं तो ये हो जाता है कि हाई है 10 साल लगा दो, हाई के साथ न्यूमेरिक हाई को 10 years को हम टिक मार्क कर देते हैं। तो हाई वाला 2 years, मीडियम वाला 8 years, लो वाला 10 years। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. वेरी गुड। जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप कुछ अंडरटेकिंग पे साइन करवाते हैं कस्टमर का। द अंडरटेकिंग्स आर कॉल्ड फटका और सीआरएस। फटका भी होता है और सीआरएस भी होता है। मुझे लगता है देखा तो बहुत लोगों ने होगा कि ये फॉर्म में फटका, दैट इज कंपल्सरी है कि फटका पे हमें साइन करना है, नहीं भी है तो भी हमें नॉट एप्लीकेबल पे साइन करना है, और सीआरएस, ये दोनों रहते हैं। क्या है फटका? फटका स्टैंड फॉर फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट। फिर से बोल रहा हूं, फटका का फुल फॉर्म फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट इज फटका। जैसे आपकी आरबीआई की सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिमिलरली यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, जो वहां के आपके तमाम बैंकों को मॉनिटर रेगुलेट करती है, दैट इज फेडरल रिजर्व। तो आरबीआई और फेडरल रिजर्व के बीच में जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि यूएस का कोई सिटीजन हमारे पास आके अगर अकाउंट ओपन कर रहा है तो एज ए सेंट्रल बैंक आरबीआई हैज टू रिपोर्ट टू फेडरल रिजर्व कि आपके यहां का, आपके यूएस का ये जो सिटीजन है, ये हमारे बैंक, इस बैंक में अकाउंट उन्होंने इस कैटेगरी में ओपन किया, चाहे वो एनआरई हो, सेविंग हो, एनआरओ हो, कुछ भी हो, हमें उनको बताना है।
ठीक है, तो फटका इज ओनली ए एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस सेंट्रल बैंक्स। अदर देन दिस फटका देयर आर 90 डिफरेंट कंट्रीज जिसके साथ आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक का क्या है अंडरस्टैंडिंग है कि वो मेंबर अगर यहां आएंगे तो आरबीआई को बताना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड CRS, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो फटका और CRS दोनों की याद रखिएगा कि फटका स्टैंड फॉर फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट एंड CRS स्टैंड फॉर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। CRS 90 कंट्री के साथ है, फटका सिर्फ एक कंट्री के साथ है। और जिस कंट्री के बादशाह ने हमारे शेयर मार्केट की, तो क्या बताऊं आपको, कोई शेयर में इन्वेस्ट करता है आप में से कोई शेयर में, इक्विटी में? जी सर। तो हैप्पी ना? और चाहिए कुछ ट्रम्प से? आपसे क्या चाहिए? नहीं, ट्रम्प से चाहिए कि हम क्या दे पाएंगे यार, हमारे पास है क्या कि हम दे पाएंगे? छोड़िए ना सर, वो तो बर्बाद कर दिया। अरे अच्छा ठीक है, पब्लिकली नहीं बोलना है, रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, ओके ठीक है। तो हमने बताया, मतलब फटका कहने का मतलब है यूएस, CRS कहने का मतलब है 90 अदर कंट्रीज। Along with this KYC, हमने जितनी भी बात अभी तक की है उसके साथ साथ कुछ आपको बातें जाननी है। दैट इज कॉल्ड CKYC, दैट इज कॉल्ड VKYC, दैट इज कॉल्ड EKYC एंड दैट इज कॉल्ड VKYC। तो 4 अलग अलग KYC की बातें हम जानेंगे कि VKYC, CKYC, EKYC और एक और जो DKYC है वो क्या है। तो CKYC से शुरुआत करते हैं। आप जब कस्टमर का नया CIF जनरेट करते हैं तो कस्टमर को कुछ घंटों या एक दिन के बाद जब आप उसके अकाउंट को अपलोड करते हैं, उसके फॉर्म को, AOF को, तो उसके पास एक मैसेज आता है कि योर CKYC नंबर इज सो एंड सो ऑफ 14 अल्फा न्यूमेरिक, चाहे वो अल्फा का होगा, न्यूमेरिक का होगा, मिक्स भी हो सकते हैं। तो 14 अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक के उसके पास नंबर जाते हैं। दिस नंबर कॉल्ड CKYC नंबर। तो आज के डेट में फिनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसके लिए आरबीआई ने एक ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन दे रखा है कि आप इन सबका जो डेटा है वो रिकॉर्ड कर लो। द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सरसाई। सरसाई का नाम सुना है किसी ने? सरसाई, सरसाई पे चार्ज नोटिंग करते हैं। जब भी किसी कस्टमर को आप मॉर्गेज लोन देते हैं तो सरसाई पे चार्ज नोटिंग करते हैं। कितने दिन में करते हैं? आज सपोज हमने किसी को होम लोन दे दिया तो 3 महीने के बाद सरसाई में चार्ज नोटिंग करेंगे ना? यस सर। 3 महीने के बाद जब अकाउंट एनपी हो जाएगा तब करेंगे? नहीं सर, वो अपफ्रंट ही होता है ये सब चीजें। अरे बताओ तो, वही तो पूछ रहा हूं, कितने दिन के बाद होगा? 2 घंटे के बाद होगा, 4 दिन के बाद होगा, 1 महीने के बाद? व्हाट इज द आरबीआई गाइडलाइन? व्हाट इज बैंक योर बैंक गाइडलाइन? आई एम नॉट आस्किंग। आरबीआई क्या कहती है, कितने दिन में नोट डाउन कर लें? 15 days। मैं भी सर 15 दिन है एग्जैक्टली यार। ये जो मे लगा देते हैं ना, यही तो साफ खत्म कर देता है। चलिए कोई बात नहीं, उसकी बात हम करेंगे सरसाई में। जिस समय एनपीएस सरफैसी पे हम आएंगे, हाइपोथिकेशन पे आएंगे, उसमें उससे बात करेंगे कि 30 डेज के अंदर आपको अपनी बैंक की चार्ज नोटिंग करनी है। बट एट अर्लियर पता चला उस 30 डेज के अंदर किसी और बैंक से, किसी और लेंडर से उसने लोन ले लिया तो आपका सेकंड चार्ज जैसे ही आ गया तो काम खत्म हो गया आपका। उसकी बात हम आपके आगे वाले क्लास में करेंगे, क्योंकि आप सीबीओ के लिए जा रहे हैं, आप किसी क्लर्कियल प्रोबेशनरी ऑफिसर, आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए नहीं जा रहे हैं। चलिए हमने बता दिया CKYC 14 डिजिट नंबर देगा कौन, आता कहां से है? तो सरसाई से आता है। CRSAI क्या फुल फॉर्म है उसकी बात हम करेंगे। सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड सरसाई। दूसरा CKYC हमने बता रहे, मतलब आप उस अकाउंट को ओपन करें, अपलोड करें, CKYC नंबर आएगा तो दूसरे बैंक में, वो दूसरे बैंक की बात कर रहा हूं, आप आईसीआईसीआई बैंक में है, उसने अकाउंट ओपन किया तो दूसरे बैंक में अगर जा रहा है किसी और चीज के लिए तो उसे अपने फिर से ओबीडी को देने की जरूरत नहीं है। वंस ही विल शेयर हिज CKYC नंबर, ऑटोमेटिकली सारे डिटेल्स जो है वो फेच हो जाएंगे। हर बैंक के सिस्टम में वो फेच का राइट है। आप CKYC नंबर को फेच कर पाते हैं दूसरे बैंक के कस्टमर से? अगर किसी और बैंक का CKYC नंबर लेके आया है तो फेच होता है आपके सिस्टम में? नहीं होता है? यस होता है। आपने देखा नहीं होगा या आपने किया नहीं होगा, बट यस होना ही है और करना ही है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ CKYC कि once we have opened, once we have given the OBD document to one institution, one financial institution, no other financial institution is supposed to take my OBDs again and again for any financial transaction. That is called CKYC 14 alphanumeric or numeric from Sarsai website. Second is ReKYC. ReKYC is nothing except submission of your valid OBD as per the risk categorization of the
कस्टमर और पब्लिक। लो रिस्क 10 years, मीडियम रिस्क 8 years, हाई रिस्क 2 years, दैट इज कॉल्ड री-केवाईसी, जो आज हमारे पास चल रहा है। थर्ड इज कॉल्ड ई-केवाईसी। ई-केवाईसी क्या है? इफ योर आधार इज लिंक विद योर अकाउंट और आप जाते हैं किसी बैंकिंग किसके पास, तो बैंकिंग वो ग्राहक मित्र रहता है ना, या सीएसपी का। यहां पे कुछ समझाने के लिए नहीं है, जो हमने स्टेटमेंट बोला है उसको यहां पे हम देख लेते हैं एक बार कि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने मिस कर गए, संभवतः मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक है आज की, दैट इज केवाईसी डे, है ना। तो डेज और डेट में तो हम जानेंगे ही, बट इस टॉपिक में इस दिन को जाने बिना हम आगे निकल जाएं, संभवतः ये मेरी मिस्टेक थी। दैट इज कॉल्ड 1st of August। केवाईसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1st of August ओनली, तो आपको याद रखना है 1st of August, ठीक है। नेक्स्ट, केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर। इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच बैंक्स ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी, एड्रेस और एक्टिविटी। अगर करंट अकाउंट है तो एक्टिविटी भी आप लेते हैं, आप उसका लाइसेंस, जीएसटी जो भी लेना है आप लेते हैं। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो। फॉर द पर्पस ऑफ केवाईसी पॉलिसी, ए कस्टमर इज डिफाइंड अंडर केवाईसी पीएमएलए एक्ट। यही मैं बोल रहा हूं कि कस्टमर की जो डेफिनेशन है वो कहां लिखी हुई है, तो कस्टमर इज डिफाइंड अंडर केवाईसी पीएमएलए एक्ट। इस एक्ट को एक ही साथ हम बोलते हैं, तोड़ के भी हम बोलेंगे तो भी चलेगा, दैट इज कॉल्ड केवाईसी एक्ट 2002, वो भी चलेगा। पीएमएलए एक्ट 2002 बोलेंगे वो भी चलेगा। अदरवाइज जनरली हम इसे मिक्स करके बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड केवाईसी पीएमएलए, क्योंकि केवाईसी का इंप्लीमेंटेशन बेसिकली एमएलए के ही आया था, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आया था। एज ए पर्सन और एंटिटी दैट मेंटेन्स एन अकाउंट, तो यहां पे तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी, सर जो अकाउंट सेविंग करंट मेंटेन कर रहा है वो तो हमारा कस्टमर है ही। एंड और हैज ए बिजनेस रिलेशनशिप, नहीं भी है, बिजनेस रिलेशनशिप आपके साथ है वो भी होगा। एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, किसी भी रूप में आपके किसी भी कस्टमर के अकाउंट में उसने ट्रांजैक्शन कर दिया, he will be your customer, he is your customer। प्रोफेशनल इंटरमीडियरी सच एज स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉलिसिटर्स, ये सब के सब कस्टमर है आपके। मतलब आपको ये समझना है कि सब हमारे कस्टमर हैं। यू आर ओपन फॉर ऑल। कस्टमर इज गॉड एंड दिस गॉड इज डिफाइंड अंडर केवाईसी पीएमएलए एक्ट 2002। इंप्लीमेंटेशन एक्ट 2002 का है, इंप्लीमेंटेशन 2005 का है, और केवाईसी अगस्त के पहले तारीख 1st of August को हम मनाते हैं। नेक्स्ट, क्या लिखा है? केवाईसी गाइडलाइन were introduced in 2002 and which came in force from 1st of July 2005। यही आपका इनेक्शन का डेट है, दैट इज 1st of July 2005 अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये सेक्शन 35A कभी और सुना था? सर रात पढ़ते हैं और दिन में साफ हो जाता है। कब सुना था तृप्ति? सर बैंकिंग नंबर से सुना था सर। हाँ, क्या नाम है? अल्ताफ नाम है तुम्हारा? सर क्या बात है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये बैंकिंग एम्बोर्समेंट कब एस्टैब्लिश हुआ था? सर फर्स्ट 1995 2006 के कोर्स में आया था। ओके, तो 1995 में बन चुका था, इनेक्शन 2006 में हुआ था। चलो इतनी बात याद है। अंकुश ने बोला या अल्ताफ ने बोला, आई डोंट रिमेंबर, कि दिस 35A हमने वहां भी पढ़ा था, बट वो एक्ट अलग था, ये एक्ट अलग है। ये एक्ट है 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिस समय हमने आरबीआई को नेशनलाइज किया था, तो उस समय का ये एक्ट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे तो रिस्क कैटेगरी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 100% बोल रहा हूं, इस टॉपिक से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको आएंगे। या तो रिस्क कैटेगराइजेशन से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या फिर इस कंपोनेंट से 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, बाकी तो हमने ये पढ़ लिया कि फटका है, सीआरएस है, ई-केवाईसी, डी-केवाईसी सब है, सब हमने पढ़ लिया। बट ये 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट जिस तरीके से बोल रहा हूं उसी तरीके से आपको याद रखना है। पहला देखिए कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सेकंड इज रिस्क कैटेगराइजेशन, थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन, और फोर्थ इज मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इसको ऐसा नहीं कि रट लो, ऐसा काम मत करना, समझ के लीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आप याद कीजिएगा रिस्क 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 सेकंड में है, फिर एक्सेप्टेंस हमारा पहला है, तो फिर गलती हो जाएगी।
क्योंकि 2 दिन 4 दिन 5 दिन याद रहेगा, बट हमें उस समय उस दिन तक के लिए याद करना है जिस दिन आपके सीबीओ की एग्जामिनेशन है। दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस, देन हम कस्टमर के रिस्क को कैटेगराइज करेंगे, फिर कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ साथ उसके अकाउंट को भी हम मॉनिटर करेंगे, कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, और हमें STR तो फाइल नहीं करना है। तो दिस आर द 4 डिफरेंट एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ केवाईसी। क्यों केवाईसी को हमने इनेक्ट किया है? तो हमने आइडेंटिटी थेफ्ट, मनी म्यूल के कारण किया है, हमने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण किया है, और दूसरे देश से हमारे देश में पैसा आए और टेररिस्ट यहां पे पैदा हो जाए उसको रोकने के लिए हम किया है। तो these are the reasons why KYC was introduced by Reserve Bank of India and these are the components of KYC Act 2002. Next, KYC गाइडलाइन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला तो यही पूछा जाता है कि KYC को इंप्लीमेंट किसने किया। तो जैसे ही पूछा जाएगा KYC को, अभी पूछा जाएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा KYC, अरे सर ऑब्वियस सी बात है RBI। जैसे ही आपके पास ऑप्शन आएंगे कि KYC वाज इंप्लीमेंटेड बाय, पहला BCSBI, सेकंड आपको रहेगा RBI, थर्ड रहेगा नाबार्ड, फोर्थ रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपके सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंफ्यूजन शुरू कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो सकता है। जब उस समय जब जैसे ही ऑप्शन आएंगे ना, कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी इज वेरी इजी, लेकिन ऑप्शंस आपके एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर देते हैं। इस कारण से हमें पता होना चाहिए केवाईसी को किसने इंप्लीमेंट किया। ऑब्वियस सी बात है, बैंकिंग की कहानी है, तो भाई बैंक के जो फादर है उन्होंने ही इंप्लीमेंट किया है। इसमें लिखा है क्या हम लेंगे, तो आईडी, एड्रेस एंड फोटोग्राफ, ओवीडी की बात हमने यहां पे लिखी है, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स अंडर ओवीडी? दैट इज 6 डॉक्यूमेंट ओनली। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट इन हायरार्की कि पहला पासपोर्ट ही होगा, नो, किसी भी रूप में आप याद करें चलेगा। हमने पहला पासपोर्ट लिखा है तो पासपोर्ट, सेकंड इज ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड इज योर वोटर, तो वोटर हमें इपिक कार्ड को याद रखना है। नेक्स्ट इज योर आधार, तो आधार याद कर लीजिए, नरेगा और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका नाम। हमने रेड में आपके नोट्स में मार्क किया है पैन इज नॉट ए वैलिड ओवीडी, तो अगर हमने रेड में कुछ लिख दिया तो सतर्क हो जाए, कुछ तो बात है, इस कारण से सर ने आपके रेड में लिखा है। तो दिस इज द ओवीडी। नेक्स्ट देखें, रिस्क कैटेगराइजेशन, मीडियम रिस्क, लो रिस्क एंड हाई रिस्क। क्या लिखा है हमने, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। KYC is required to be done at least once in 2 years। किसके लिए 2 years होगा? जिससे खतरा हमें ज्यादा है। हमें खतरा किससे ज्यादा है? तो HNI वाले से है, ट्रस्ट वाले से है, स्लीपिंग पार्टनर वाले से है, नेताओं से है, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन से है। तो उनके हमें क्या करना है, 2-2 साल में उनको बुलाना है या उनके यहां जाना है, उनके डॉक्यूमेंट को हमें लेना है। तो हाई रिस्क 2 years, देन आफ्टर 8 years किसके लिए है, तो 8 years इज फॉर मीडियम रिस्क कस्टमर, और 10 years किसके लिए है, हमारे और आपके लिए है। बेचारा कुछ नहीं, कितना करेगा, है ना, बहुत से बहुत यही होगा कि हमारे सैलरी के बिहार पे जो ओडी होगा वो लेके हम गायब हो सकते हैं। तो कितना हो सकता है, नहीं हो सकता है ज्यादा, तो इस कारण से 10 years। एग्जाम्पल्स, सम मेजर एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन इन योर नोट, है ना। एग्जाम्पल, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, बट इतने एग्जाम्पल अगर आप याद कर लें तो गारंटी के साथ कहता हूं केवाईसी में अगर आपसे ऑप्शन देके पूछा गया तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा कि ये हाई है या मीडियम है या लो है। देखो, लो को याद करने में वेस्ट मत करना अपने टाइम को, इंपॉर्टेंट है हाई और मीडियम। तो हाई भी आपको याद हो जाएगा कि हाई जहां पे हमें खतरा ज्यादा है, एनआरआई, हमारे पास 182 डेज से ज्यादा विदेश में रहता है, ट्रस्ट अकाउंट पता ही है किसका कहां चला जाता है, पता नहीं है, एनजीओज, चैरिटीज, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, दैट इज कॉल्ड पीईपी। नेक्स्ट इज स्लीपिंग पार्टनर अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट तो है लेकिन एक को राइट ही नहीं दिया गया है, वो भी बहुत डेंजरस है। तो प्लीज अवेयर about the examples which I have given under high risk categorization under KYC Act. Next is medium risk, पान शॉप है, बेचारा पान का ठेला लगाता है, चाय लगाता है, तो वैसे जो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है वो आपके मीडियम रिस्क में आएंगे। ऑल इनऑपरेटिव अकाउंट, आपने अकाउंट ओपन किया लो में, इनऑपरेटिव हो जाएगा तो उसका रिस्क कैटेगराइजेशन देखिए क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपकी सिस्टम अपग्रेड कर देती है उसको किसमें, तो मीडियम में। ब्लाइंड पर्सन, अंधे व्यक्ति का अकाउंट आपने ओपन किया है, जैसे ही आप अपने सिस्टम में कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे ब्लाइंड, सिस्टम ऑटोमेटिकली उस अकाउंट को मीडियम रिस्क कैटेगराइज कर देगी।
है ना। प्रोप्राइटरशिप अकाउंट ये तो बता दिया। और पर्दा नसीम विमेन, वैसी मुस्लिम लेडी जो पर्दा में, या फिर मुस्लिम लेडी का जो अकाउंट होता है वो हम मीडियम रिस्क में ओपन करते हैं। लो रिस्क हम और आप गवर्नमेंट अकाउंट, सैलराइड अकाउंट, बिलो पॉवर्टी लाइन, स्मॉल अकाउंट, पीएम जनधन अकाउंट वगैरह वगैरह तमाम, ये हैं आपके हाई, मीडियम और लो। फोटो लेने की जरूरत नहीं है, आपके क्लास के थोड़ी देर के बाद आपके पास सेम नोट्स आप तक पहुंच जाएगा, डोंट वरी। फटका, CRS, CKYC, EKYC। फटका क्या है? तो फटका इज फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म में बार बार हर क्लास में बहुत ज्यादा प्रेशर डालता हूं कि फुल फॉर्म फुल फॉर्म फुल फॉर्म याद कीजिए। अगर नहीं इंपॉर्टेंट होता मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन 4 to 5 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में है इसके, 4 to 5। तो सोच लीजिए कितनी बड़ी मार्क्स सिर्फ फुल फॉर्म से है आपको। सुबह से लेकर शाम आप काम करते हैं, लेकिन फुल फॉर्म का आखिरी वर्ड, आखिरी लेटर किस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है वही नहीं पता है, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट। आवाज आ रही है मेरी? ओके चलो, जो आप के पास कोई इशू नहीं है तो ओके। हमने बोला फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट किसके साथ है? तो यूएस के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास है कि अगर होगा तो हमें रिपोर्ट करना है, यूएस टैक्सेशन। नेक्स्ट इज CRS, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? तो 90 कंट्रीज के साथ हमें क्या है तो रिपोर्ट करना है उन कंट्रीज को। नेक्स्ट इज CKYC नंबर। अच्छा हमने EKYC नंबर में लिखा है शायद, नो इशू, चलिए कोई बात नहीं। CKYC नंबर हमने नहीं लिखा है यहाँ पे 14 अल्फान्यूमेरिक, कहीं ना कहीं होगा। अगर नहीं भी होगा तो यू हैव टू रिमेंबर CKYC इज अ 14 अल्फान्यूमेरिक और न्यूमेरिक कोड। CKYC क्या है? दैट इज सरसाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइज। सरफैसी का भी एक्ट अगर आप देखेंगे ना, सरफैसी, तो सरफैसी भी सरसाई पे ही जाता है ना। दैट इज सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरसाई। और यही सरसाई आपके कस्टमर के CKYC नंबर को जनरेट करती है और आप तक पहुंचाती है। नेक्स्ट इज EKYC आई थिंक सबको पता होगा, UIDAI के साथ है। आपके जो अकाउंट है उसमें आधार लिंक है, थंब इंप्रेशन डालेगा, काम खत्म हो जाएगा, चाहे वो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के पास डालें या फिर आपके CSP चैनल पे डालें। दैट इज कॉल्ड EKYC। नेक्स्ट इज ReKYC, टू प्रिवेंट सेम, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉप। जितने भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, इस कारण से आपके RBI ने ReKYC का नया मुहिम लाया है ना। बहुत सारे आप देखते भी होंगे, आपके पास कस्टमर आता है कि हमारे OTP हमने शेयर किया और डेबिट हो गया, राइट। तो हमने RBI ने फिर ReKYC को इंप्लीमेंट किया, जिसका प्रेशर आप लोगों के पास है। दैट इज कॉल्ड ReKYC, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉप फ्रॉड एंड फेक अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड मनी म्यूल। मनी म्यूल के बारे में हम बाद में करेंगे। सरसाई मुझे अलग से बताना था, और यही सरसाई में देखिए मैंने लिखा है 14 डिजिट KYC, न्यूमेरिक भी होंगे, 14 होंगे, सरसाई देगा, CKYC नंबर देगा। एंड VKYC इज नथिंग एक्सेप्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अकाउंट ओपन हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट योर KYC गाइडलाइन।